टॉपिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हमारा टॉपिक चल रहा था डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम नेक्स्ट डिजीज करेंगे ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक बहुत कॉमन सी डिजीज है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, मतलब हम जिसे जोड़ों का दर्द भी बोल देते हैं कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स में। उसमें हमें प्रॉपर क्या चला नहीं जाता, कुछ चीज़ है जो है वो उठाई नहीं जाती, पकड़ी नहीं जाती, जो हाथ है वो बेंड हो जाती है, उंगलीज, ठीक है, पैर थोड़े से बेंड हो जाते हैं। वो हो गया ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब ये क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज है, लॉन्ग टाइम तक इसका जो है वो ट्रीटमेंट चलता है। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, जो जॉइंट्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, उनमें हो जाते हैं, जिससे जो जॉइंट्स है वो बेंड भी हो जाते हैं अपने, और वो प्रॉपर जो है काम नहीं कर पाते, वर्किंग नहीं कर पाते, हम कोई चीज नहीं उनसे पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते। ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटोइम्यून क्या होता है? जो अपनी बॉडी के ही इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जो है हमारी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा अपनी बॉडी पर ही अटैक कर देता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। ये भी क्या है, जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें भी क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसमें जो हम पेशेंट है, उस जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है फर्स्ट। दूसरा जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी है उसमें ह्यूमन गामा ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ह्यूमन गामा ग्लोब्यूल्स, जिसे हम IG से डोनेट करते हैं। जो हमारी बॉडी में ह्यूमन गामा ग्लोब्यूल्स है वो एज अ एंटीजन काम करते हैं, और वही जो एंटीजन्स होते हैं, ह्यूमन गामा ग्लोब्यूल्स है, वो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों बनाते हैं। अब इसमें जो र्यूमेटाइड फैक्टर कौन कौन से हैं? IgM, IgA और IgG। तो ये क्या है, हमारे र्यूमेटाइड फैक्टर्स है। मतलब ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारी बॉडी पे ये मिलके अटैक करते हैं, जिससे क्या इन्फ्लेमेशन होते हैं। जैसे ये एंटीजन है, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। वो इन्फ्लेमेशन हमारे जॉइंट्स में, हमारे हैंड, ठीक है, फीट, कहीं पर भी, जो बॉडी के आर्म में, लेग्स में, कहीं पर भी वो हो सकती है इन्फ्लेमेशन। अब जो ये एंटीजन है और एंटीबॉडीज है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, इम्यून जो सिस्टम है, ठीक है, वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता। अब जो फॉरेन पार्टिकल्स है, एंटीजन्स है, वो कहाँ पर बन रहे हैं, हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी खुद ब खुद बना रही है और एंटीबॉडीज भी खुद बना रही है, वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ है वो हमारी बॉडी में क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे हमारे हाथ, फीट जो है, ठीक है, लेग्स में, जोड़ है, जो भी जॉइंट्स है जहाँ पर भी, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे हम लोगों को स्वेलिंग, ठीक है, पेन जो है उसका जो है वो फेस करना पड़ता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट फैटीग, थकावट, हैंड, फीट, ठीक है, जॉइंट्स, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, फीवर होना, वीकनेस फील होना, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे मॉर्निंग स्टिफनेस है, मतलब जब हम सुबह उठते हैं वो क्या है, उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारी बॉडी में, जॉइंट्स में, हमसे उठा नहीं जाता, मॉर्निंग स्टिफनेस उसे बोलते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होता है 1 घंटा या 30 मिनट्स तक रहता है हमारी बॉडी में सुबह। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाती है। अब जो इसकी मैनिफेस्टेशन और क्या है, जैसे रिस्ट, ठीक है, यहाँ पर हमारे फिंगर्स में, हाथ में, इन सब जगह क्या है, इनिशियली सबसे पहले पेन स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम ये नहीं इसका ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी बॉडी में हमारी फैल जाती है और उससे क्या पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज जैसे हमने पहले भी इसमें को स्टडी कर रखा है डायबिटीज को। जो डायबिटीज है इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज। नॉर्मली आजकल डायबिटीज हर एक फैमिली में सबको ही है। ठीक है, सबको नहीं, हर एक फैमिली के किसी न किसी मेंबर को, 1 या 2 मेंबर्स को। उसमें जैसे हमें नॉर्मली पता है जो डायबिटीज है उसे हम चेक कैसे कराते हैं, शुगर का टेस्ट करवाकर लेबोरेटरी से, जिससे हमें पता चलती है कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट दी हुई होती है जिसमें हमें पता चलता है अगर इस अमाउंट से ऊपर है, ठीक है, हमारी जो रेंज है, तो उससे हमें पता चल जाएगा हमें डायबिटीज है या नहीं है। अब डायबिटीज क्या है, इंक्रीज शुगर लेवल ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन होती है, इंसुलिन का जो डायबिटीज इंक्रीज शुगर लेवल। ठीक है, जो शुगर लेवल वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। अब डायबिटीज होती कैसे है, ठीक है, इसकी टाइप कौन कौन सी वो हम स्टडी करेंगे। जो डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या है, जो हमारी इंसुलिन है वो प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। ठीक है, उससे क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। अब इसमें फर्स्ट है, 2 टाइप होती है इसके, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 में अडल्ट डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 में जुवेनाइल डायबिटीज। ये हमारी डायबिटीज 2 टाइप के, टाइप 1 जुवेनाइल डायबिटीज, टाइप 2 अडल्ट डायबिटीज। अब जो जुवेनाइल डायबिटीज है इनमें डिफरेंस बहुत माइनर्स है। जो जुवेनाइल डायबिटीज है इसमें जो हमारा पैंक्रियाज है वो फेल हो जाता है। ठीक है, जो पैंक्रियाज है वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, वो इनफ इंसुलिन नहीं बनाता। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल। अब जो पैंक्रियाज है वो फेल हो जाता है इसमें। ठीक है, इंसुलिन नहीं बना पाता, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन इनफ बनती है, बहुत कम बनती है। ये क्यों होता है, पैंक्रियाज क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल। जो बीटा सेल है वो फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं। जब बीटा सेल कम हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, तो क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता, पैंक्रियाज फेल हो जाता है।
सेकंड टाइप है हमारी टाइप 2 अडल्ट डायबिटीज। अडल्ट डायबिटीज में क्या है, लैक ऑफ इंसुलिन। ड्यू टू जो अडल्ट है उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी बन रही है बट वो हमारे बॉडी के लिए इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाती है इंसुलिन ड्यू टू ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा हमें ओबेसिटी पर्सन है वहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम लोग डेली जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, अगर हम रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा हमें ओबेसिटी है, अनहेल्दी मोटापा है, उसके कारण क्या इंसुलिन बंद हो जाती है बननी, ठीक है। इंसुलिन बनती नहीं है, लैक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, 2 जो टाइप है अडल्ट डायबिटीज वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो डायबिटीज है उसमें जो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज है, हाउ डू यू नो इफ यू मे बी डायबिटीज, कैसे पता चलेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट है ज्यादा यूरिनेशन, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन होना, ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ज्यादा प्यास लगना, ठीक है, वेट लॉस होना, कोई भी जो हमारा नॉर्मल घाव वगैरह होता है वो जल्दी ट्रीट नहीं होता, वो जल्दी ठीक नहीं होता। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट, increase urination, increase hunger, excessive thirst, weight loss। इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एक तो एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन मतलब यूरिन बार बार जाना, ज़्यादा भूख का लगना, ठीक है, वेट लॉस हो जाना, वीकनेस और फटीग फील होना, ठीक है, थकावट कमजोरी फील होना। स्किन पे अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो स्लो कट्स हैं जैसे कट लग गया, ठीक है, वॉर्म्स हैं, उनका स्लोली ठीक होना, मतलब वो एग्जैक्ट प्रॉपर 1-2 दिन में ठीक नहीं होते, उनको ठीक होने में मंथ, 15 दिन, 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब नमनेस जैसे हाथों और पैरों में जो है नमनेस, थोड़ा वो फील होने लग जाए, जैसे सो जाते हैं पैर, ठीक है, हम उठा नहीं पाते, जैसे सुन्न से हो जाते हैं, ठीक है, वो नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट। नेक्स्ट है जो हमारा दिखता है, विजन है, वो भी ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है। जो कई पर्सन को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है उनको रेटिनोपैथी हो जाती है कि आंखों की अंधराता या फिर जो आईसाइट बिल्कुल वीक हो जाती है उनके, और वो एक्सेसिव उसमें है। अदर कोज क्या है डायबिटीज़ का, समटाइम प्रेगनेंसी एंड में हम कई बार टेम्पररी डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है, वो मेडिसिन लेने के कारण हमें डायबिटीज़ हो जाती है, वो क्या होते हैं टेम्पररी डायबिटीज़। या फिर डायबिटीज़ एंड डाइट, अब हमें डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर फैट,
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसमें प्रोटीन, सारे जो है विटामिन वो उसमें प्रेजेंट हो, बैलेंस हो। सेकंड है हाई फाइबर फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, ठीक है, जूस हो गया। कट डाउन ऑन फैटी फूड्स, जो फैटी फूड्स है उनको हमें बिल्कुल यूज नहीं करना, और जो मीठा है, शुगर्स है, उसको भी बिल्कुल कम करनी चाहिए, यूज ही नहीं करनी चाहिए उसमें। उसके बाद है जो आइडियल, आपने जैसे एक गोल बना लेना है, एक अचीवमेंट कि हमने हमारे बॉडी का वेट इतना होना चाहिए, 50 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है, केजी सॉरी, उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को मेंटेन करो। उसके लिए डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठीक है, जिससे क्या है आपकी डायबिटीज वो इंक्रीज ना हो सके। अब उसके बाद है जो रेगुलर मील्स है जहाँ फिर डायबिटीज है, ठीक है, जो इंसुलिन, डायबिटीज का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए टाइप 1 के लिए है, जैसे इंजेक्शंस हो गए इंसुलिन के, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं, या फिर हम जो यूज करते हैं जो टैबलेट्स आ जाती हैं, डायबिटीज की टैबलेट्स आती हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम इसमें यूज पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करती है, कैसे काम करती है, कैसे बॉडी को इफेक्ट करती है। इंसुलिन होती क्यों है डेफिशिएंसी, इंसुलिन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज होती है वो मेन किसके कारण होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण। जब पैंक्रियास प्रॉपर काम नहीं करता, इंसुलिन नहीं बनती, तो उससे क्या होता है, डायबिटीज। क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या है, डायबिटीज में जब डायबिटीज होती है आपका इंसुलिन तो काम नहीं करेगा, ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो ग्लूकोजेंस है उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बीटा सेल्स है वो कम हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, लॉस हो जाता है, उसके कारण भी इंसुलिन नहीं बन पाता। या फिर एक जो है अपनी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटी प्रॉब्लम की, फैमिली में 1-2 पर्सन्स को जो है डायबिटीज होती ही होती है, उनमें वो प्रॉब्लम आती है। अब जो डायबिटीज है उसमें क्या है, जो पेशेंट है वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है जो वो खाना खाने के बाद एकदम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज है, इंसुलिन बन नहीं रहा, ग्लूकोज पहले से बॉडी में बहुत ज़्यादा है, और ग्लूकोज हमने खाना खा लिया और बन जाएगा, वो जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू है, मसल्स हैं, ठीक है, उनमें इंसुलिन की जो है एब्सेंस हो जाएगी, इसलिए उनमें क्या है, जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है हमारी। और जो ग्लूकोज है नॉट अवेलेबल टू सेल्स, हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हाई जो कंसंट्रेशन वो ब्लड में होती है ग्लूकोज की, सेल्स में नहीं होती। जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो क्यों होता है, ग्लाइकोसूरियस की वजह से। इसमें जो सीरम लेवल है ग्लूकोज का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उससे क्या जो कैलोरीज है, वाटर है, उसका लॉस हो जाता है। जो पेशेंट्स है उसको पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडिस्पिन, फैटीग, वेट लॉस, ठीक है, एक्सेसिव फूड इनटेक की जो है वो नीड होती है, जरूरत पड़ जाती है। जब वाटर नहीं होगा बॉडी में, वो कम हो जाएगा, कैलोरीज कम हो जाएंगी, तो हमें क्या भूख लगती है और ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक। अगर हाई ग्लूकोज लेवल है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो मीडियम फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ उसमें ज़्यादा करते हैं। जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो जल्दी रिकवर नहीं होती, उससे हमें और प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे वेंजाइनल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अदर इन्फेक्शंस हो गए, जहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ये सारे इन्फेक्शन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सही इन्वायरमेंट है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा नहीं, जल्दी किल नहीं होंगे ग्लूको जो है बैक्टीरिया, तो उनकी जो अमाउंट है और ज़्यादा बढ़ जाती है।
साइन एंड सिम्टम्स जैसे पहले बताया, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास, वीकनेस, फैटीग हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव जो है यूरिनेशन, वो इसकी जो मेन है वो साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। अब जिसको डायबिटीज हो जाती है उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है उसमें। कॉम्प्लिकेशंस पहली है कीटो एसिडोसिस। मतलब जो हमारी बॉडी में पोटाशियम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाई लेवल हो जाता है ग्लूकोज और कीटोन्स का, ठीक है, सॉरी पोटाशियम नहीं, ग्लूकोज और कीटोन का हाई लेवल हो जाता है, जिससे नोजिया, वोमिटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या है, रेटिनोपैथी में जो हमारी विजुअल आईसाइट का विजुअल है वो कम हो जाता है, जो आईसाइट है वो कम होने लग जाती है। जिनको ज़्यादा डायबिटीज है वो बिल्कुल उनकी आईसाइट इतनी कम हो जाती है उन्हें दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस, उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी जिसमें है उसमें क्या है, जो पर्सन है पेशेंट उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है वो, ठीक है, मेल है उसको डायरिया, हाइपोटेंशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। उसके बाद है नेक्स्ट डिजीज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी हमने जैसे पहले भी स्टडी किया था टर्म्स कि जब हमारे बॉडी में, ब्रेन में, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाती है नर्व सेल्स के बीच में, ठीक है, जब हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो है हमारी जो बॉडी में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हैं ब्रेन के सेल्स के, उसमें या फिर नर्व सेल्स में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस टाइम क्या होते हैं, एपिलेप्सी, मतलब सीजर्स, दौरे आना, जैसे मिर्गी का दौरा हो गया, ठीक है। जब इम्बैलेंस हो जाता है हमारे ब्रेन में, नर्व सेल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो कोई भी एक्टिविटीज अब नॉर्मल एक्टिविटीज पर्सन करने लग जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है, एक डिसऑर्डर है ब्रेन के फंक्शन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, सडन डिस्टर्बेंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्टर्बेंस होती है हमारी बॉडी में, ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन सेल्स के बीच। इसमें क्या जो सीजर्स आते हैं, ये सीजर्स क्या ज़्यादा लंबे नहीं होते, लॉन्ग नहीं होते, ये 10 या 5 मिनट तक होते हैं, 10 या 5 मिनट तक ये इनका टाइम होता है। उसके बाद जो ये सीजर्स होते हैं इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, EEG, इसे हम डायग्नोज करते हैं इलेक्ट्रोइंफेलोग्राम से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोइंफेलोग्राम एक टेस्ट है जो हमें करवाना पड़ता है ब्रेन का, जिससे हमें पता चलता है कि हमें एपिलेप्सी है या नहीं है। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, जो एपिलेप्सी है उसमें एक एक्सेस में डिस्चार्ज हो जाता है कैरिब्रम न्यूरॉन्स का, ये जो कैरिब्रम न्यूरॉन्स है ये एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है ब्रेन में, जिससे क्या होता है जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स है, ठीक है, वो होती हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे बॉडी ब्रेन में ग्रे मैटर होता है वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, जिससे कैरिब्रल न्यूरॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं और जिससे सीजर्स आते हैं। जो ये सीजर्स है ये एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। इसमें क्या है, अननोन मैकेनिज्म होता है, ये इसकी मैकेनिज्म का कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। इसको हम क्या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी भी बोलते हैं,
सेकंड है जब हमारी बॉडी में पोटाशियम और कैल्शियम इंक्रीज होने लग जाता है इन सीजर के टाइम। पोटाशियम और कैल्शियम इन सीजर जब एपिलेप्सी होते हैं उसके टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है इसके, इसमें साइन एंड सिम्टम्स है जैसे टॉनिक क्लोनिक हो गया, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो गया पर्सन्स, वीकनेस, फैटीग, ये इसकी साइलेंट सिम्टम्स है। उसका जो दो टाइप की एपिलेप्सी होती है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और पैटेंटमाल एपिलेप्सी या फिर पार्शियल एपिलेप्सी। जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इसमें दो टाइप की है, ग्रैंड माल और पैटेंटमाल एपिलेप्सी। दूसरी है हमारी पार्शियल सीजर्स। जनरलाइज्ड में दो है, ग्रैंड माल और पैटेंटमाल, दूसरा है पार्शियल सीजर। ये जो आपका एपिलेप्सी का टॉपिक है ये कॉलेजी में कंप्लीट है, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे स्टडी करोगे, ठीक है। ग्रैंड माल एपिलेप्सी में क्या है, इसमें सडन लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस, तब जो पर्सन है वो अपने होश वगैरह सारे खो बैठता है, ठीक है। वो टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट्स होती है मसल्स में, जैसे झंझनाहट सी होना, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। जो पेशेंट्स हैं वो बहुत टाइम तक 30 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम तक अनकॉन्शियसनेस रहता है। जो पैटेंटमाल है उसमें क्या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, बट इसमें क्या जो पेशेंट उसका फेस ब्लैंक और जो आईज है वो ही ब्लिंक करेगा, वो उसका जो हम कुछ नहीं कह सकते, उसमें उसके एक आर्म हिलती रहती है, जर्क होता रहता है, एक हैंड में, ठीक है, मूवमेंट्स होती रहती है, जैसे ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है, ठीक है, वो होगा पैटेंटमाल। नेक्स्ट है पार्शियल सीजर। अब पार्शियल सीजर क्या है, लोकलाइज्ड कन्वल्जन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स जो मूवमेंट होते हैं क्लोनिक इन नेचर, मतलब जो मूवमेंट्स होती है वो किसी पार्ट में होने लग जाते हैं और बहुत एक्सेसिव मूवमेंट होती है उसमें, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जैक्सोनियन एपिलेप्सी, मतलब किसी हाथ के एक फिंगर का ऐसे ऐसे मूव करना, जब पूरा हाथ ऐसे मूव करना, ठीक है, वो उसकी जैक्सोनियन एपिलेप्सी होती है। ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डिजीज नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे लेक्चर में।